चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आवास के 21 साल के जश्न में हमारा साथ दे रहे हैं कोटक महिंद्रा एएमसी के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश शाह। उनसे बात करते हैं। नीलेश भाई, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीएनबीसी की आवाज़ के 21 साल पूरे हुए और मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि इन पूरे 21 साल में आप हमारे साथ बने रहे, सबसे पहले तो दिल से उसका धन्यवाद। थैंक यू अनुज भाई, आपको और सीएनबीसी आवाज के सभी दर्शकों को 21वीं सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जिस तरह से इन्वेस्टरों की सेवा की है, लोगों को निवेश का सही रास्ता दिखाया है, वो काबिल तारीफ है। एक समय था अनुज भाई, मैं हिंदी में बात करता था तो लोग कहते थे इसमें अक्ल तो है, समझ तो है, इंग्लिश में नहीं बात करता। आज हम हिंदी में बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि हमने आपको अनुज भाई के साथ सीएनबीसी आवाज पे देखा था। ये बहुत बड़ा बदलाव आपने करके दिखाया है। नीलेश भाई, सच बोलूं तो फीलिंग म्यूचुअल है और एक्चुअली आप काफ़ी दरिया दिल हैं जो आप ये बात कह रहे हैं। वैसे दिल से शुक्रिया, आप इतने साल हमारे साथ जुड़े रहे हैं। और एक चीज़ मैं और वीरू बात कर रहे थे चैट पे, तो वीरू ने कहा कि यार मार्केट काफ़ी नीचे है। ये तब की बात है जब मार्केट डीलों पर था। तो वीरू ने कहा कि यार नीलेश भाई को बुला लो, कम से कम जब वो आते हैं तो मार्केट में रिकवरी आ जाती है। तो एक हमारा वो रहता है कि जब भी मार्केट में कुछ हल्का सा भी हमें लगे कि थोड़ा सा मोरल सपोर्ट की ज़रूरत है, हम सबसे पहले आपका रुख करते हैं। और नीलेश भाई, इस समय एक्चुअली अगर देखें तो मार्केट की भी वही हालत है। कहीं ना कहीं चाहे वो ट्रेड डील का मामला हो, अर्निंग्स का मामला हो, कुछ भी हो, लेकिन एफआई सेलिंग हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक फीलिंग आ रही है कि मार्केट में लोगों को मज़ा नहीं आ रहा और एक काफ़ी लॉसेस हो रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस केस को? तो अनुज भाई, पिछले 5 सालों में लोगों ने T20 मैच देखा था, धड़ल्ले से रन हो रहे थे, एक्साइटमेंट थी। अब मार्केट टेस्ट मैच खेलने लगा है, बॉल पे बॉल डाले जा रहे हैं और बैट्समैन चौके छक्के मारने की जगह पे बॉल को छोड़ रहा है। तो ये T20 का जो माइंडसेट है, वो हमें टेस्ट मैच का बनाना पड़ेगा। मार्केट फेयर वैल्यू पे है, आगे बहुत सारे रिस्क भी है और इसीलिए अब मार्केट का रिटर्न वैल्यूएशन री रेटिंग से नहीं, अर्निंग ग्रोथ से रहेगा और रिटर्न की उम्मीद हाई सिंगल डिजिट या लो डबल डिजिट रखनी पड़ेगी। तो टेस्ट मैच खेलना है, उस माइंड से अब मार्केट में निवेश करिए। चीज़ है। पहले तो मेरी तरफ से भी आपको शुभकामनाएं इस दिन की, क्योंकि आज मंगलवार और प्लस लोहड़ी भी है। नीलेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अपनी एक्सपेक्टेशंस को कितना लोअर करना पड़ेगा? बाजार को स्टेबिलिटी चाहिए होती है, कभी भी पॉलिसी पैरालिसिस के अंदर बाजार रिटर्न्स नहीं देता है। आज जिस तरीके से ट्रंप बिहेव करते हैं, जिस तरीके से वो ग्रीनलैंड वेनेजुएला की तरफ एक्सपेंड कर रहे हैं, आपको लग क्या रहा है? क्या अपनी रिटर्न्स के एक्सपेक्टेशन को अगले कुछ समय तक थोड़ा सा कम रखना ज़रूरी है? बिल्कुल वीरू भाई, एक जियोपॉलिटिकल रिस्क है। पहले तो इकोनॉमिक पॉलिसी का रिस्क था, अब युद्ध का भी रिस्क बना हुआ है। दूसरा, लोकल इकोनॉमी अच्छी तरह से ग्रो हो रही है, बट कॉर्पोरेट अर्निंग नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ कम होने की वजह से थोड़ी ढीली है। तो अब जैसे ये क्वार्टर था, दिसंबर क्वार्टर, उम्मीद थी कि यहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ डबल डिजिट तक पहुंच जाएगा। बट जैसे कल हमने आईटी कंपनी के रिजल्ट में देखा कि लेबर कोड की वजह से एक वन टाइम कॉस्ट लेनी पड़ी ग्रेजुएटी पेमेंट के लिए, रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए, तो उस वजह से प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई। नाउ मार्केट समझदार है, वन टाइम कॉस्ट को रिपीटेटिव कॉस्ट नहीं मानेगा, बट इस प्रकार की चीजें आने की वजह से परफॉर्मेंस उम्मीद से थोड़ा कम आ रहा है और इसकी वजह से मार्केट में अब वैल्यूएशन री रेटिंग होना मुश्किल है। मार्च 2020 में 10 टाइम फॉरवर्ड पे ट्रेड हो रहे थे तो 20 टाइम होना जाहिज था, बट अब हम अगर 21 टाइम फॉरवर्ड पे ट्रेड हो रहा है तो इसका 25 टाइम 40 टाइम होना बहुत मुश्किल लगता है। अब अर्निंग्स ग्रोथ जितनी होगी, सिंगल डिजिट तो सिंगल डिजिट रिटर्न, डबल डिजिट तो डबल डिजिट रिटर्न। तो हमें लगता है कि पिछले 5 सालों में जो रिटर्न आपने पाया है वो शायद आने वाले 8 या 10 सालों में आएगा, बट 5 सालों में आना बहुत मुश्किल है।
बिल्कुल, अपनी जो रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन है याद रखिएगा रीज़नेबल रखिए। ऐसा नहीं है कि हम नए वर्ष में आ गए तो इतना मन और आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी चरम पे हो कि आपको कोई रिटर्न बहुत बौनी लगे उसके सामने। नहीं, रिटर्न्स को अपनी रीज़नेबल एक्सपेक्टेशन रखनी है। नीलेश भाई, ये ट्रेड डील अभी तक हम बस सुनते आ रहे हैं। हालांकि कल जो एम्बेसडर के स्टेटमेंट थे वो काफ़ी सकारात्मक थे। ट्रेड डील पे लाइकली मार्केट का रिएक्शन कैसा होगा? जो 26,200 अभी तक एक लक्ष्मण रेखा बना हुआ है जिसको पार करना नहीं पॉसिबल हुआ इस बाजार के लिए अब तक। पॉसिबली आप ट्रेड डील के ऊपर इंडियन मार्केट्स का रिएक्शन कैसे देख रहे हैं, और क्या उस वक्त थोड़े से एक दो सेक्टर्स जिन पर आपकी खासा नज़र रहेगी अगर ये एग्जीक्यूट होती है ट्रेड डील, तो वो कौन से होंगे? सो वीरू भाई, ट्रेड डील्स में हमें देखना पड़ेगा डिटेल्स क्या है। जब इतनी लंबी निगोशिएशन चली है तो जाहिर है कि कुछ मतांतर है, कुछ मतभेद है, और हमें डिटेल्स देखनी पड़ेगी। ट्रेड डील नहीं होने की वजह से टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, जेम एंड ज्वेलरी, एक्वाकल्चर, इन सारे सेक्टर के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट हुई है। अब अगर ट्रेड डील में बैलेंस आ जाता है तो इन क्षेत्र के शेयर्स को फायदा हो सकता है। हैंडीक्राफ्ट और जेम एंड ज्वेलरी की बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड नहीं है, तो टेक्सटाइल्स और एक्वाकल्चर ये दो सेक्टर है जिसमें अगर ट्रेड डील में कोई ढंग से बैलेंस हुआ है तो फायदा हो सकता है। नीलेश भाई, ये भारतीय आईटी कंपनियां क्या अब एक तरीके से अपने आप को रीइनोवेट करना भूल चुकी हैं, और क्या यहाँ पे अब रिटर्न की एक्सपेक्टेशन ना ही रखें, क्योंकि एक इंडेक्स का बहुत बड़ा हिस्सा है ये, और 4 से के ज़्यादा हो गए टीसीएस ने 0 रिटर्न दिया इन्वेस्टर्स को। सो अनुज भाई, हर बैट्समैन की कारकिर्दी में एक ऐसा समय आता है जब वो एक लीन पैच से गुजरता है। चाहे सचिन तेंदुलकर साहब थे जब उन्हें टेनिस एल्बो हुआ, या अभी हाल के समय में विराट कोहली है जब उनकी ऑफ साइड में कुछ कमी दिखने लगी थी। बट उन्होंने फिर से अपने आप को री इन्वेंट किया। तेंदुलकर जी ने अपनी स्टांस बदल दी, बैट बदल दिया, विराट कोहली ने नेट में प्रैक्टिस कर दी और फिर वो रन बनाने लगे। तो कुछ ऐसे प्लेयर्स होंगे आईटी क्षेत्र में जो अपने आप को री इन्वेंट नहीं कर पाएंगे, और बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे भी होंगे जो एआई का लिवरेज करके अपने क्लाइंट्स के लिए चीपर, फास्टर, बेटर सॉल्यूशन प्रोवाइड करना चालू कर देंगे। तो ये एक री इन्वेंशन का प्रोसेस है। लीन पैच में है, उसमें कोई संदेह नहीं है, बट हमें उस प्लेयर पे ध्यान रखना है जो नेट प्रैक्टिस में डटा है और कंटिन्यूअसली अपनी खामियों को दूर करने के लिए प्रैक्टिस कर रहा है। एंटरप्राइज एआई एक ऐसा ही एरिया है। आज बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन एआई का लिवरेज करना चाहते हैं, बट उनका सारा डेटा, इंटरनल डेटा सही जगह पे नहीं है। एआई तब यूज कर पाएंगे जब डेटा सही तरीके से प्रेजेंट किया जाए। तो डेटा अरेंज करना, डेटा को सुरक्षित रखना, उसके ऊपर एआई की लेयर लगाना, अपने एम्प्लॉयज को उसके लिए ट्रेन करना, ये सब एंटरप्राइज एआई का अभिन्न हिस्सा है, और कुछ भारतीय कंपनी इस क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है। तो ऐसे प्लेयर पे ध्यान रखिए जो लीन पेज में हतोत्साह होने की जगह पे नेट प्रैक्टिस कर रहा है। आज नहीं तो कल जब वो मैच खेलने आएगा वापस चौके छक्के मारेगा। चौके छक्के इस समय एक सेक्टर जो मार रहा है नीलेश भाई, वो है ऑटोमोबाइल। अगर आप देखें खास तौर से सीवी प्लेयर्स और टू व्हीलर्स, इवन पैसेंजर व्हीकल कार्स में भी एक शानदार रैली रही है जीएसटी कट के बाद से। अगर आपने एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाया होता है इन स्टॉक्स का तो 30 से 40% रिटर्न्स बने होते। लेकिन क्या यहाँ पर अब जैसे कहते हैं ये सब गेन्स फ्रंट लोड हो चुके हैं, या फिर अभी भी ये स्पेस आउट परफॉर्म करेगी आपके हिसाब से? अनुज भाई, काफी हद तक ये स्पेस फ्रंट लोड हो चुकी है। एक ऑटोमोबाइल क्षेत्र स्पेशली टू व्हीलर्स ने कुछ समय तक परफॉर्मेंस नहीं किया था, लीन पैच था, और फिर जीएसटी कट होने की वजह से उन्हें एक मौका मिल गया। परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही बिकॉज जीएसटी के लिए जिन्होंने अपनी बाइंग डिफर की थी वहां पे आप बेच पाए, बट अब वही मोमेंटम आगे रहना मुश्किल है। तो अब इस क्षेत्र में T20 से टेस्ट मैच का बदलाव होने वाला है। तो अब
आप ऑटोमोबाइल स्टॉक में बॉटम अप में कुछ टू व्हीलर स्टॉक देख सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो पिछले 4 महीनों में रिटर्न आया, वैसा रिटर्न आने की उम्मीद मत रखना। अच्छा नीलेश भाई, हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती पूरे 2025 में और इवन उससे पहले भी रही एफआईएस का एग्जिट, बहुत सीरियस एग्जिट, बहुत नेगेटिव पोजीशनिंग, इंडेक्स शॉर्टिंग। इस सरकार के कार्यकाल में हर पक्ष को सुना गया। आप देखिए जीएसटी कट, रेट कट, उससे पहले अगर आप देखें इनकम टैक्स में कट, आपने डिस्पोजल इनकम लोगों के पास छोड़ी। क्या एक वक्त आ गया है, क्योंकि देखिए एफआईएस ने पैसा बनाया भी नहीं और इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स अगर आप देखें, आई मीन उस रूपी फैक्टर को अगर आप कंसिडर करके चलें तो उनके हाथ कुछ नहीं लगा। एलटीसीजी रेशनलाइजेशन का वक्त आ गया है क्या, या फिर ये पॉसिबल है क्या इस बजट में? नीलेश भाई, लगता है आपको क्या? सो वीरू भाई, अगर आप एफपीआई की बिहेवियर को देखें तो एक पैसिव इंडेक्स फंड है। उन्हें क्लाइंट पैसा देंगे, खरीदेंगे, रिडम्पशन देंगे, बेचेंगे। पिछले साल ये पैसिव इंडेक्स फंड आया राम गया राम थे, बट CY25 में इमर्जिंग मार्केट ने डेवलप मार्केट को आउट परफॉर्म किया। अब लोग इमर्जिंग मार्केट में निवेश करना चालू करेंगे। मेरा अनुमान है कि इस साल पैसिव इंडेक्स इंडिया में बाइंग करेंगे। 100 रुपया उन्हें आएगा तो 16.5 रुपया उन्हें भारत में निवेश करना पड़ेगा। फिर दूसरा है एक्टिव एफपीआई, जो अपना व्यू बना के निवेश करते हैं। प्राइमरी मार्केट में इन्होंने जम के खरीदारी की। इस साल भी प्राइमरी मार्केट में उनकी खरीदारी चालू रहेगी। पिछले साल 75,000 करोड़ की खरीदारी की, इस साल हो सकता है 50,000 करोड़ की करे, 1 लाख करोड़ की करे। तीसरा है आपका हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर एफपीआई। ये लोग बेटर कनेक्टिविटी और एल्गोरिथम की वजह से हमारे रिटेल निवेशकों से पैसा लेके जाते थे। 60,000 करोड़, 70,000 करोड़, पता नहीं कितना लेके जाते थे। अब सेबी उनके ऊपर कानून की सख्ती कर रही है। रिटेल स्पेक्यूलेटर भी थोड़ा समझदार हो रहा है। तो अब इस साल एचएफटी की जो एक्सोडस है, जो ये पैसा यहाँ से उठा के लेके जाएंगे, वो काफी कम होना चाहिए। अगर पिछले साल 60,000 करोड़ ले गए थे, इस साल शायद उसमें 50% से ज्यादा कटौती हो जाएगी। फाइनली एक एक्टिव एफपीआई है जो सेकेंडरी मार्केट में बेच रहा है। पिछले साल उन्होंने 2.25 लाख करोड़ की बिकवाली की। इस साल अब अंडरवेट हो चुके हैं इंडिया में। इमर्जिंग मार्केट में व्यू पॉजिटिव है। वैल्यूएशन भारत का करेक्ट हो चुका है टू सम एक्सटेंट, तो इनकी बिकवाली कम होने के चांसेस है। 2.25 लाख करोड़ के सामने शायद 1.25 लाख करोड़ बेचेंगे। और फाइनली एक एफडीआई एफपीआई है। प्राइवेट इक्विटी वाले, एलजी, हुंडई, प्रूडेंशियल जैसी कंपनी वाले, जो अपनी कंपनी भारत में लिस्ट करके यहाँ पे बिकवाली करके पैसा वापस लेके जा रहे हैं। हमने उन्हें बहुत अच्छी सुविधा दी है, अच्छे दाम पे उनकी कंपनी बिक रही है, तो ये लोग भारत से बिकवाली चालू रखेंगे। पिछले साल टोटल आईपीओ मार्केट में 1 लाख करोड़ से ज्यादा सेलिंग हुआ था। इस साल भी उससे ज्यादा ही रहेगा वैसा लगता है। तो हालांकि ये सारी चीजों को मिला के CY25 में एफपीआई ने तकरीबन $20 बिलियन की सेलिंग करी। इस साल मुझे लगता है कि उनकी सेलिंग इंटेंसिटी काफी कम हो जाएगी। इस बजट में उम्मीद ये है कि जो एफपीआई अपने देश में टैक्स नहीं भरते, सॉवरिन फंड हुए, एंडाउमेंट फंड हुए, पेंशन फंड हुए, उन्हें शायद भारत में भी कैपिटल गेन टैक्स से आजादी मिल जाएगी, छुट्टी मिल जाएगी। आप अपने देश में टैक्स नहीं भरते, हमारे देश में भी टैक्स नहीं भरिए। बट जब हम अपने निवेशकों, लोकल निवेशकों के पास से कैपिटल गेन्स टैक्स लेते हैं, तो जाहिर है कि सारे एफपीआई को एग्जम्पशन देना फिर गलत होगा। ऑलराइट नीलेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास दिन पर, एंड थैंक यू सो मच।